प्रिय छात्राध्यापकों एवं छात्राध्यापिकाओं, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छी प्रकार से होंगे। आज बहुत दिनों के बाद हम लोग मुखातिब हुए हैं एक नए टॉपिक के साथ। बीच में आप लोगों की परीक्षाएं चल रही थी, जिसके कारण वीडियो नहीं बन पाया था। आज पुनः आपके सम्मुख एक नए टॉपिक के साथ हम लोग उपस्थित हुए हैं। जैसा कि पिछले दिनों हम लोग चर्चा कर रहे थे किस पे चर्चा कर रहे थे, इवैल्यूएशन, टाइप्स ऑफ इवैल्यूएशन, मूल्यांकन के प्रकार, जिसमें बहुत सारे मूल्यांकन के प्रकार हम लोगों ने देखा। योगात्मक, संरचनात्मक, निकष संदर्भी, मानक संदर्भी, तांत्रिक, बाह्य, ये सारे मूल्यांकन के प्रकार पर चर्चा की गई थी। अब इसके बाद आपका यूनिट फर्स्ट में असेसमेंट फॉर लर्निंग कोर्स 9 में जो आपके सिलेबस में दिया है वो है इंस्ट्रक्शन ऑब्जेक्टिव्स, अनुदेशनात्मक उद्देश्य। अनुदेशनात्मक उद्देश्य को ही शैक्षणिक उद्देश्य भी कहते हैं। तो अनुदेशनात्मक उद्देश्य क्या है, कौन कौन से हैं और इसको किस प्रकार से व्यवहार के रूप में लिखा जा सकता है। इन अनुदेशनात्मक अथवा शैक्षणिक उद्देश्यों को किस प्रकार से व्यवहारात्मक उद्देश्य के रूप में लिखा जा सकता है, इस पर आज हम लोग अपने इस वीडियो में बात करेंगे। तो चलिए हम लोग इससे बात करते हैं कि अनुदेशनात्मक उद्देश्य क्या होते हैं और इसके अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आती हैं। बहुत सारे मनोवैज्ञानिकों ने, जिसमें आपके सिलेबस में 2 का ही नाम दिया गया है, ब्लूम और एंडरसन। तो इन दोनों के सापेक्ष तो हम लोग इसको अनुदेशनात्मक उद्देश्य क्या है, तो व्यवहार रूप में किस प्रकार से लिखा जा सकता है, इसको देखेंगे। और बहुत सारे लोगों ने भी इस पर विचार किया है, लेकिन अगर हम देखें प्रमुखता की दृष्टि से तो इन्हीं लोगों का ही अनुकरण और सारे लोगों ने किया है। थोड़ा बहुत हेर फेर और परिवर्तन करके चीज़ें बताई हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं शैक्षणिक उद्देश्य क्या है। शैक्षणिक उद्देश्य या अनुदेशनात्मक उद्देश्य वे होते हैं जिसके द्वारा शिक्षा के जो लक्ष्य हैं, उद्देश्य हैं, उनकी प्राप्ति एक कक्ष में पाठ्यक्रम के माध्यम से शिक्षक विभिन्न विधियों प्रविधियों का प्रयोग करके निर्धारित करता है और उसको प्राप्त करने की कोशिश करता है। तो ये सारे उद्देश्य ही शैक्षणिक उद्देश्य, अनुदेशनात्मक उद्देश्य कहलाते हैं। अनुदेशनात्मक उद्देश्य अगर हम देखें दूसरे शब्दों में, तो अनुदेशनात्मक उद्देश्य एक प्रमाणित वाक्य है। कैसा वाक्य है? प्रमाणित वाक्य है, और जो यह बताता है कि जो सीखने वाला है, जो अधिगम करने वाला है, वह सूचना ग्रहण करने के बाद, क्या करने के बाद? सूचना ग्रहण करने के बाद, सूचना ग्रहण करने के बाद क्या करने में सक्षम होगा। सूचना यानी जो भी चीज़ें उसको सीखा है, ग्रहण किया है, उसको वह ग्रहण करने में कितना सक्षम होगा। और अनुदेशनात्मक उद्देश्य, इन्हें हम अगर देखें तो दूसरी दृष्टि से इन्हें स्वभाव संबंधी उद्देश्य या सीखने के उद्देश्य भी कहा जाता है।
और जो एक प्रत्याशित परिणाम है उसके बारे में बताते हैं। प्रत्याशित परिणाम के बारे में सूचना देते हैं, प्रत्याशित परिणाम के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं। तो अनुदेशनात्मक उद्देश्य स्पष्ट, मापने योग्य, लघुकालिक, प्रत्यक्ष विद्यार्थी व्यवहार है। ये स्पष्ट होता है, इसको मापने योग्य होता है, ये थोड़े समय के लिए निर्धारित किया गया होता है, लघुकालिक होता है, प्रत्यक्ष होता है, इसमें विद्यार्थी और शिक्षक आमने सामने होते हैं, और प्रत्यक्ष विद्यार्थी व्यवहार है। एक उद्देश्य सीखने वाले के प्रदर्शन का विवरण है। क्या है? सीखने वाला आए और उसके प्रदर्शन का ये विवरण है, जो कि आप यह चाहते हैं कि सक्षम होने से पहले वह प्रदर्शित करे, सक्षम होने से पहले वह उसका प्रदर्शन करे, उसको दिखाए। एक उद्देश्य किसी अनुदेश की अपनी प्रक्रिया के बजाय किसी भी अनुदेश का उद्दिष्ट परिणाम बताता है। अर्थात यह उद्देश्य एक प्रक्रिया, एक प्रोसेस के स्थान पर एक इंस्ट्रक्शन, उद्दिष्ट और उसके परिणाम को बताता है, उसके परिणाम को उजागर करता है। जैसा कि हमने ब्लैक बोर्ड पे दिखाया है, उद्देश्य प्रमुखतः 3 होते हैं और इन्हीं के अंतर्गत बहुत सारे उद्देश्य होते हैं। पहला है संज्ञानात्मक उद्देश्य, कॉग्निटिव ऑब्जेक्टिव्स। दूसरा है भावात्मक उद्देश्य, अफेक्टिव ऑब्जेक्टिव्स। और तीसरा है मनोदयी या मनोजनिक भी इसे कहते हैं, इंग्लिश में इसको साइकोमोटर ऑब्जेक्टिव्स कहते हैं। ये प्रमुखतः 3 ही होते हैं। संज्ञानात्मक उद्देश्य क्या है, भावात्मक उद्देश्य क्या है, मनोदयिक उद्देश्य क्या है, इसके बारे में हम थोड़ी बहुत जानकारी आपको देना चाहते हैं। संज्ञानात्मक उद्देश्य क्या है? तो संज्ञानात्मक उद्देश्य का मतलब होता है संज्ञान से। संज्ञान का मतलब किससे? बुद्धि से, समझ से। तो ज्ञान, संज्ञानात्मक उद्देश्य में ज्ञान में वृद्धि के लिए बनाए जाते हैं। जो संज्ञानात्मक उद्देश्य होते हैं उसको इस दृष्टि से बनाया जाता है कि इसके द्वारा छात्रों में, जो छात्रों का जो ज्ञान है, जो छात्रों के सीखा है उसमें कितना वृद्धि की जा सके। तो वृद्धि के लिए बनाए जाते हैं संज्ञानात्मक उद्देश्य। और ये उद्देश्य ज्ञान में वृद्धि के साथ साथ जागरूकता, समझदारी, इंसाइट, अंतर्दृष्टि को दृष्टिगत रखते हुए बनाए जाते हैं। इसमें ज्ञान, सूचना, स्मरण, समझ, ज्ञान को दूसरे रूप में परिवर्तित करने की क्षमता, जो परिस्थिति है, कंडीशंस हैं, इसको जानने की क्षमता और कुछ नया बनाने की क्षमता भी इसमें शामिल होती है। तो ये सब संज्ञानात्मक उद्देश्य के अंतर्गत बातें आती हैं। दूसरा क्या है? भावात्मक उद्देश्य। भावात्मक उद्देश्य क्या है? इस क्षेत्र में अगर हम देखें तो वह उद्देश्य आते हैं जिनका संबंध भावनाओं से होता है, दृष्टिकोणों से होता है, मूल्यों से होता है, रुचियों से होता है और विभिन्न परिस्थितियों से होता है। यह एक विभिन्न स्तर पर उच्च कोटि स्तर की अधिगम प्रक्रिया है और इसका ज्ञानात्मक व व्यवहारगत परिवर्तनों से, ज्ञानात्मक और व्यवहारगत परिवर्तनों से इसका संबंध काफ़ी घनिष्ठ होता है और यह संबंध प्रशिक्षण व मूल्यांकन दोनों प्रक्रियाओं में इसे परिवर्तित किया जाता है, इसे क्रियान्वित किया जा सकता है। प्रशिक्षण व मूल्यांकन, प्रत्येक भावात्मक जो व्यवहार है, प्रत्येक भावात्मक व्यवहार का उसी के अनुरूप संज्ञानात्मक व्यवहार भी होता है। भावात्मक के अनुरूप ही संज्ञानात्मक व्यवहार भी होता है। तो ये सब चीज़ें भावात्मक व्यवहार के अंतर्गत आती हैं। अब फिर तीसरा है
मनोदैहिक। मनोदैहिक क्या है? मन और शरीर, इसका संबंध किससे होता है? मन और शरीर दोनों से ही मनोदैहिक का संबंध होता है। और मनोचालक या मनोदैहिक जो पहलू है, इसमें जो स्नायु होते हैं, नर्वस सिस्टम होते हैं, उन मांसपेशियों के समायोजन, उनमें किस तरीके से समायोजन हो जिससे अत्यधिक उसमें न तो उत्तेजना हो और न ही निष्क्रियता हो, तो इस तरीके से समायोजन बनाया जाए जिससे वह सामान्य स्तर से काम कर सके। तो मांसपेशियों के समायोजन की उपलब्धि स्तर से संबंधित है। ज्यों-ज्यों स्नायु मांसपेशियों के समन्वयन का स्तर बढ़ता है, त्यों-त्यों क्या होता है? शारीरिक कुशलताओं में सुधार आता है, स्वीकृति आती है, स्वाभाविकता आती है, और इसे मनोगामक कौशल भी कहा जाता है। इसे मनोगामक कौशल भी कहा जा सकता है, कह सकते हैं मनोगामक कौशल इसको कह सकते हैं। तो इस तरीके से हमने देखा कि कैसे अनुदेशनात्मक उद्देश्यों को मुख्यतः 3 भागों में बांट सकते हैं: ज्ञानात्मक, भावात्मक और मनोदैहिक। ज्ञानात्मक है ज्ञान में वृद्धि, समझ बढ़ाना, अंतर्दृष्टि विकसित करना, ये सारी चीज़ें आती हैं। भाव में भावनाओं, रुचियों, संवेगों का उद्देश्य होता है इसमें। और तीसरा है मनोचालक, जिसका स्नायु मांसपेशियों, नर्वस सिस्टम से संबंधित होता है। यह विभिन्न मांसपेशियों में समायोजन का कार्य, समायोजन की उपलब्धि स्तर से संबंधित है। और जैसे जैसे स्नायु मांसपेशियों का समन्वय होता जाता है, वैसे वैसे उनकी जो कुशलताएं हैं, कुशलताओं में सुधार होता जाता है, गति व स्वाभाविकता आती जाती है। इसे मनोगामक कौशल भी कहते हैं। इसको क्या कह सकते हैं? मनोगामक कौशल भी कहा जाता है। अब अनुदेशनात्मक उद्देश्य या शैक्षणिक उद्देश्य क्या होते हैं? अनुदेशनात्मक उद्देश्य को अगर हम देखें तो बहुत सारे जगह शैक्षणिक उद्देश्य भी कहते हैं। और शैक्षणिक उद्देश्य शिक्षक प्रत्येक दिन भिन्न भिन्न प्रकार के शैक्षणिक निर्णय लेता है, अलग अलग प्रकार के शैक्षणिक निर्णय लेता है, और यह निर्णय छात्रों के अधिगम प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं। जो निर्णय वह लेता है वह छात्रों के अधिगम प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं। और इन निर्णयों का विस्तार, और जो निर्णय हैं, इन निर्णयों का विस्तार विषय वस्तु के चुनाव से लेकर के भिन्न भिन्न क्रियाओं को क्रमबद्ध करना, जो अलग अलग क्रियाएं हैं उनको क्रमबद्ध करना, एक सिस्टम में लाना, और उन क्रियाओं के बीच उचित दूरी बनाए रखना, अंतराल बनाए रखना, तथा छात्रों के अधिगम के मूल्यांकन करने वाले साधनों तक होता है अनुदेशनात्मक उद्देश्य। फिर से एक बार समझ लीजिए, इसे में शिक्षक जो होता है प्रत्येक दिन अलग अलग भिन्न भिन्न प्रकार के निर्णय लेता है जो छात्रों की अधिगम प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं। और इन निर्णयों का विस्तार विषय वस्तु के चुनाव से लेकर के भिन्न भिन्न क्रियाओं को, विषय वस्तु के चुनाव से लेकर के भिन्न भिन्न क्रियाओं को क्रमबद्ध करना, सिस्टम में लाना, और उन क्रियाओं के बीच में उचित अंतराल बनाए रखना, उचित अंतराल बनाना, अंतराल रखना, तथा छात्रों के अधिगम का मूल्यांकन करने के साधनों तक ही होता है अनुदेशनात्मक उद्देश्य। अनुदेशनात्मक उद्देश्य एक विशेष अध्यापन निष्पत्ति, उसे पूरा करने के लिए व्यवहार और उसे मापने व मूल्यांकन के लिए उचित साधनों का निर्धारण करता है। उचित साधनों क्या करता है? निर्धारण करता है तथा उपलब्धि के स्तर को निश्चित करता है। शैक्षणिक उद्देश्य
की प्रकृति विशिष्ट और व्यवहारगत होती है। कैसी होती है इसकी प्रकृति? विशिष्ट होती है और व्यवहारगत होती है। ये छात्र अधिगम में विशेष प्रेक्षणीय होते हैं और मापनीय लक्ष्य पर आधारित होते हैं। प्रेक्षणीय होते हैं और मापनीय लक्ष्य पर आधारित होते हैं। मापनीय लक्ष्य पर आधारित होते हैं और ये उपलब्धि का न्यूनतम स्तर निर्धारित करते हैं। उपलब्धि का कम से कम न्यूनतम स्तर निर्धारित करते हैं, जो विशेष रूप से यह जानने के लिए कि उचित अधिगम स्तर प्राप्त हुआ है कि नहीं, उचित प्रकार से जो अधिगम है उसको प्राप्त किया गया अथवा नहीं। ये उद्देश्य उन मध्यस्थ मीडिएशन परिस्थितियों कंडीशंस का वर्णन करते हैं जिनके अंतर्गत व्यवहार को प्राप्त करना है। इसके अतिरिक्त उन प्रविधियों को निर्धारित करता है जिससे पता चले कि अपेक्षित प्राप्ति स्तर प्राप्त हुआ है अथवा नहीं हुआ, यानी जो भी प्राप्त करने की दृष्टि से उद्देश्य निर्धारित किए गए हैं उसको प्राप्त हुआ है अथवा नहीं हुआ है। ये चीज़ें शैक्षणिक उद्देश्य या अन्वेषणात्मक उद्देश्य के माध्यम से निर्धारित की जाती हैं। शैक्षिक तथा अन्वेषणात्मक उद्देश्य में क्या संबंध है? लोग संबंध क्या है इसमें ये भी देख लेते हैं। क्या संबंध है? शैक्षिक लक्ष्य सामान्य व्यवहारगत परिणामों की ओर, जो शैक्षिक लक्ष्य होते हैं सामान्य व्यवहारगत परिणामों की ओर इशारा करते हैं, उसकी तरफ सूचित करते हैं, जो कि लंबी अवधि में संपूर्ण शिक्षा द्वारा, जो कि एक लंबे प्रोसेस में, एक लंबे समय में, लंबे टाइम में, लॉन्ग टाइम में शिक्षा द्वारा उसे पूरा करने हैं, जब कि शैक्षणिक उद्देश्य से तुरंत पूर्ति चाहते हैं। शैक्षणिक जो उद्देश्य होते हैं वो तुरंत प्राप्त होते हैं, इमीडिएटली प्राप्त होते हैं। ये दोनों में अंतर है और लंबा समय लॉन्ग टाइम के लिए होता है। अनुदेशनात्मक उद्देश्य अधिक निष्पत्तियों को शैक्षिक लक्ष्यों की तुलना में अधिक स्पष्ट करते हैं। और दूसरा क्या, अनुदेशनात्मक जो उद्देश्य होते हैं वो निष्पत्तियों को शैक्षिक लक्ष्यों की तुलना में अधिक स्पष्ट करते हैं। बात आती है शैक्षिक उद्देश्यों को अनुदेशनात्मक उद्देश्यों में परिवर्तन संबंधी जो अवधारणाएं हैं वो क्या है। तो शैक्षिक उद्देश्य को विस्तृत रूप से प्रयोजनों और लक्ष्यों के रूप में परिभाषित कर सकते हैं। प्रयोजनों और लक्ष्यों के रूप में निर्धारित परिभाषित कर सकते हैं, लेकिन आमतौर पर इन्हें जो विभिन्न प्रकार की श्रेणियां या स्तरों की निष्पत्तियों के रूप में परिभाषित किया गया है, परिभाषित किया जा सकता है। इसमें मुख्यतः अगर हम देखें तो 3 प्रकार के कार्य सम्मिलित हो सकते हैं। इसमें मुख्यतः कितने प्रकार के कार्य सम्मिलित हो सकते हैं? मुख्यतः 3 प्रकार के कार्य सम्मिलित हो सकते हैं। और पहला क्या है, उद्देश्यों का उद्भव एवं कथन। उद्देश्यों का उद्भव करना, जन्म देना एवं उसको कथन के रूप में व्याख्यायित करना। दूसरा है उद्देश्यों का वर्गीकरण, उद्देश्यों का टैक्सोनॉमी ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, उसको वर्गीकरण करना उसका। और तीसरा है उद्देश्यों की परिभाषा व्यवहारगत निष्पत्तियों के रूप में, उद्देश्यों की परिभाषा व्यवहारगत निष्पत्तियों के रूप में वास्तविक कक्षा कार्य के लिए, वास्तविक कक्षा कार्य के लिए। तो इस तरह से हमने देखा कि ये इसके 3 उद्देश्य हैं। पहला क्या है, उसके उद्भव एवं कथन में, दूसरा उसके वर्गीकरण में, और दूसरा परिभाषा व्यवहारगत निष्पत्तियों के रूप में वास्तविक कक्षा कार्य के लिए। पहला कार्य अमूर्त ना होकर के सामान्य है। पहला कार्य है क्या है, अमूर्त ना होकर के क्या है, सामान्य, जनरल है, या उन उद्देश्यों के विकास के लिए मनुष्य विचार प्रदान करता है, उन उद्देश्यों के विकास के लिए विचार प्रदान करता है जो कि विशेष कथनों में अनुदित होकर के, परिवर्तित होकर के एक अनुदेशनात्मक कार्यक्रम की रूपरेखा के विकास में सहायक होते हैं और विभिन्न स्तरों के लिए उपयोगी पाठ्यक्रम की विशेषता दर्शाते हैं। दूसरा कार्य उसे आगे और वर्गीकरण करने में और इन उद्देश्यों को समझने के लिए उनके बीच एक क्रमबद्धता को ढूंढने का है।
कि उनमें ये एक दूसरे में क्या संबंध है, क्या क्रमबद्ध है। इसके बाद इन्हें एक शिक्षा कार्यक्रम के रूप में नियोजित करने का, एक शिक्षा कार्यक्रम के रूप में नियोजित करने का। तीसरा कार्य, उद्देश्यों को व्यवहारगत रूप में, जो उद्देश्य हैं उसको व्यवहारगत रूप में किसी विशेष विषय वस्तु के क्षेत्र में, किसी विशेष विषय वस्तु के क्षेत्र के लिए परिभाषित किया जाता है। इसके अंतर्गत अधिगम परिस्थितियों का कथन, अधिगम परिस्थितियों का कथन, अपेक्षित व्यवहारगत प्रकृति और प्राप्ति का विस्तृत स्तर या व्यवहारगत सुधार आदि इसमें आते हैं। शिक्षण अधिगम परिस्थितियाँ, अधिगम क्रियाएं व मूल्यांकन कार्यक्रम इसी से निकल करके आते हैं। इन्हें ही अनुदेशनात्मक उद्देश्य कहा जाता है। इन्हें क्या कहा जाता है? अनुदेशनात्मक उद्देश्य कहा जाता है। छात्रों के व्यवहार में होने वाले परिवर्तन, अगर हम देखें तो छात्रों के व्यवहार में जो परिवर्तन होते हैं वह 3 क्षेत्रों में हो सकते हैं। व्यवहार परिवर्तन के 3 क्षेत्र कौन कौन से हैं? ज्ञानात्मक क्षेत्र, कॉग्निटिव डोमेन, भावात्मक क्षेत्र, अफेक्टिव डोमेन तथा मनोचालक क्षेत्र, साइकोमोटर डोमेन। छात्रों के व्यवहार में होने वाले इन 3 प्रकार के परिवर्तनों के आधार पर ही B.S. ब्लूम ने, बेंजामिन B.S. ब्लूम ने या B.S. ब्लूम ने शिक्षण उद्देश्य को 3 भागों में विभाजित किया है। शिक्षण उद्देश्य को 3 भागों में विभाजित किया है। कौन कौन से उद्देश्य हैं? भावात्मक क्षेत्र के उद्देश्य, ज्ञानात्मक क्षेत्र के उद्देश्य और मनोचालक क्षेत्र के उद्देश्य। ज्ञानात्मक क्षेत्र के उद्देश्य के अंतर्गत, इसके अंतर्गत वह उद्देश्य आते हैं जो छात्रों की बौद्धिक योग्यताएं, छात्रों की बौद्धिक योग्यताएं, क्षमताओं और कौशलों आदि के विकास से है, आदि के विकास से है संबंधित, आदि के विकास से संबंधित होते हैं। भावात्मक क्षेत्र के अंतर्गत, भावात्मक क्षेत्र के अंतर्गत वह उद्देश्य आते हैं जो छात्रों की बौद्धिक नहीं, बौद्धिक किसके अंतर्गत आते हैं? ज्ञानात्मक में। भावात्मक कौन होते हैं? अबौद्धिक जो विशेषताएं होती हैं। बौद्धिक विशेषताएं कौन कौन सी हैं? जैसे रुचि हो गई, अभिवृत्ति हो गई, मूल्य हो गए, दृष्टिकोण हो गए, रसानुभूति हो गई, आदि के विकास से संबंधित होता है। जबकि मनोचालक उद्देश्य के अंतर्गत छात्रों की जो भौतिक तथा गतिक योग्यताओं के विकास से संबंधित होते हैं। भौतिक और गतिक योग्यताओं के विकास से संबंधित होते हैं। ज्ञानात्मक क्षेत्र, भावात्मक क्षेत्र तथा मनोचालक क्षेत्र के उद्देश्य को भी पुनः कुछ उपभागों में बांटा जा सकता है, पुनः कुछ उपभागों में बांटा जा सकता है। उद्देश्यों के इस प्रकार के विभाजन, उद्देश्यों के इस प्रकार के विभाजन को शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण कहा जा सकता है। शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण, टैक्सोनॉमीज ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स। ज्ञानात्मक क्षेत्र के उद्देश्य का वर्गीकरण ब्लूम तथा उसके सहयोगियों ने सन 1956 में किया था। कब किया था? 1956 में। भावात्मक क्षेत्र के उद्देश्यों का वर्गीकरण क्रैथवाल तथा उसके सहयोगियों ने सन 1964 में प्रस्तुत किया था। मनोचालक क्षेत्र के उद्देश्यों का वर्गीकरण सिम्पसन ने सन 1966 में प्रस्तुत किया था। तो मनोचालक क्षेत्र के कुछ विद्वानों के द्वारा क्रियात्मक क्षेत्र के नाम से भी इसे जाना जाता है। ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है और इसे उसके नाम से भी संबोधित किया जाता है। इस तरीके से किस मनोवैज्ञानिक ने किसका किसका कब कब विकास किया था, ये बातें आपको बताइए। अब देखें तो शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण, शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण, शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण ब्लूम तथा उसके सहयोगियों द्वारा प्रस्तुत शिक्षण उद्देश्यों के वर्गीकरण को त्रिआयामी या त्रिविभाजन क्षेत्र है, जो आज भी प्रयोग में लाया जाता है। छात्रों के व्यवहार में होने वाले परिवर्तन 3 क्षेत्रों में हो सकते हैं। पहले बताया गया ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक, जैसे मनोचालक भी कहते हैं। त्रिआयामी क्षेत्र के आज भी इसका प्रयोग किया जाता है और छात्रों के व्यवहार में होने वाले जो परिवर्तन है, जो चेंजेस हैं, उसको 3 क्षेत्रों में देखा जा सकता है।
ज्ञानात्मक क्षेत्र में, भावात्मक क्षेत्र में और क्रियात्मक या मनोचालक क्षेत्र में। तो ब्लूम्स टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स इन कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर, इन तीनों रूपों में किस प्रकार से उद्देश्यों का वर्गीकरण किया जाता है। ब्लूम के शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक किया है और विशेषतः शिक्षण उद्देश्यों को 3 भागों में विभाजित किया था। और शैक्षिक उद्देश्यों के 3 भाग कौन कौन से हैं? ज्ञानात्मक क्षेत्र के उद्देश्य, भावात्मक क्षेत्र के उद्देश्य और मनोचालक क्षेत्र के उद्देश्य। अब आइए हम लोग एक एक पर बात करते हैं। सबसे पहले ज्ञानात्मक क्षेत्र के उद्देश्य का वर्गीकरण। ज्ञानात्मक क्षेत्र के उद्देश्य का वर्गीकरण क्या है? इस क्षेत्र के मुख्यतः वह उद्देश्य आते हैं जो व्यक्ति के ज्ञान, उसके चिंतन, समस्या समाधान आदि से इसका संबंध होता है। और ब्लूम तथा उसके सहयोगियों ने अपनी पुस्तक में लिखा है कि ज्ञानात्मक क्षेत्र में वह उद्देश्य होते हैं, ज्ञानात्मक क्षेत्र में वह उद्देश्य होते हैं जो ज्ञान के पुनः स्मरण, ज्ञान के रिकाल में, उसकी पहचान में तथा बौद्धिक योग्यताओं व कौशलों के विकास से इसका संबंध होता है। द कॉग्निटिव डोमेन्स includes those objectives which deal with the recall or recognition of knowledge and the development of intellectual objectives and skills, intellectual abilities and skills। ब्लूम तथा उसके सहयोगियों के अनुसार ज्ञानात्मक पक्ष में जिन बातों को समाहित किया जाता है, समाहित माना जाता है, वह कुछ इस प्रकार से हैं। जैसे पहला क्या है? विशिष्ट तथ्यों का ज्ञान। सबसे पहले जो विशिष्ट तथ्य हैं, स्पेसिफिक कंपोनेंट है, उसको जानना, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करना। फिर विशिष्ट तथ्यों को उपयोग में लाने की विधियों का ज्ञान। जब विशिष्ट तथ्य ज्ञान हो जाए तो उसको किस प्रकार से उपयोग में लाया जाए, उसका प्रयोग कैसे किया जाए, इसके बारे में, इसकी विधियों का ज्ञान रखना। फिर परंपराओं तथा मान्यताओं का ज्ञान रखना, जो भी इससे संबंधित परंपराएं, मान्यताएं, उसका ज्ञान रखना। वर्गीकरण तथा विभाजन करने का ज्ञान रखना, किस प्रकार से चीज़ों को वर्गीकृत किया जा सकता है, समान गुण के आधार पर, विषम गुण के आधार पर। तो वर्गीकरण और उसके विभाजन करने का ज्ञान, मानदंडों का ज्ञान, विधियों प्रविधियों का ज्ञान, सिद्धांतों तथा सामान्यीकरण का ज्ञान। ब्लूम के अनुसार उपरोक्त जो भी बातें बताई गई, उपरोक्त वर्णित ज्ञान प्रारंभ होने में स्मृति के दोनों स्तरों कौन कौन से स्तर? प्रत्यास्मरण तथा पहचान, रिकॉल एंड रिकॉग्निशन पर प्राप्त होता है। इसके उपरांत बोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन स्तरों पर उपरोक्त ज्ञान की प्राप्ति होती है। और ज्ञान के उत्तरोत्तर कठिन और जटिल परंतु महत्वपूर्ण होते जाते हैं। जैसे जैसे ऊपर हम बढ़ते हैं वैसे वैसे उसमें कठिनता आती जाती है, जटिलता आती जाती है। ब्लूम के वर्गीकरण के अनुसार ज्ञानात्मक क्षेत्र के उद्देश्य को 6 भागों में व्यक्त किया जा सकता है। और उद्देश्यों के ये 6 भाग व्यवहार की सरलता, जटिलता तथा स्थूलता, अमूर्तता के आधार पर एक स्पष्ट क्रम में व्यवस्थित किए गए हैं। ज्ञानात्मक उद्देश्य के एक क्रमशः कौन कौन से हैं? क्रम में है ज्ञानात्मक में कौन कौन होते हैं? ज्ञान, बोध, प्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन। ज्ञान में इसमें कौन कौन से हो गए? इसमें 6 हो गए। ज्ञान, दूसरा बोध, तीसरा प्रयोग, चौथा ज्ञान, प्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण,
तथा मूल्यांकन। लास्ट क्या होता है? मूल्यांकन। ये 6 होते हैं जो क्रम में होते हैं। ये आसान होता है, फिर इससे कठिन ये होता है, फिर इससे कठिन ये। जैसे जैसे आगे बढ़ते जाते हैं वैसे इसमें जटिलता आती जाती है, वैसे वैसे इसमें कठिनता आती जाती है। तो इस तरीके से सबसे पहले व्यक्ति किसी चीज़ का ज्ञान अर्जित करता है, फिर ज्ञान के बाद जो विज्ञान अर्जित किया गया उसको समझता है, समझ करके उसको जीवन में उसका प्रयोग लाता है, किस प्रकार से उसको आगे उसका प्रयोग करे सीखे गए ज्ञान का। फिर उसको विभिन्न टुकड़ों में बांट करके, छोटे छोटे हिस्सों में बांट करके उसका विश्लेषण करता है, अध्ययन करता है, एनालाइज करता है। फिर उसको इकट्ठा करके उसको एक समूह में संश्लेषण का काम करता है, और फिर उसके बाद उसका वह इवेल्युएशन करता है, मूल्यांकन करता है। ये सबसे उच्च स्तर का होता है, सबसे कठिन होता है, ये आसान होता है। यानी ये सारी क्रम पहुँचने के बाद भी यहाँ आता है। ऐसा नहीं सीधे सीधे व्यक्ति किसी चीज़ का मूल्यांकन करने लगता है। पहले ज्ञान अर्जित करेगा, फिर उसकी समझ विकसित करेगा, फिर उसका प्रयोग करना सीखेगा, फिर विश्लेषण करेगा, फिर संश्लेषण करेगा, तब मूल्यांकन पर बातें आती हैं। तो इस प्रकार से ज्ञान, प्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन, इनमें अगर हम देखें तो ज्ञान सर्वाधिक सरल। ज्ञान क्या होता है? वो सबसे अधिक सरल स्थूल व्यवहार परिवर्तन है, जबकि मूल्यांकन सर्वाधिक जटिल और अमूर्त व्यवहार परिवर्तन होता है ना। और इन सभी भागों को पुनः अनेक उपभागों में विभाजित किया जा सकता है। इसको अनेक उपभागों में विभाजित करके हम देख सकते हैं, समझ सकते हैं। जैसे ज्ञान है, ज्ञान का उद्देश्य सीखने वाले व्यक्ति की उन क्रियाओं से, उन फंक्शंस के वर्णन करने से है जो मुख्य रूप से स्मृति से संबंधित होते हैं, मेमोरी से संबंधित होते हैं। और इसके अंतर्गत जो विभिन्न पद हैं, प्रत्यय हैं, संकेत हैं, परिभाषाएं हैं, सिद्धांत हैं, नियम हैं, सूत्र हैं, विधियां हैं, संरचनाएं हैं, प्रक्रियाएं हैं आदि का पुनः स्मरण, रिकॉल करना तथा उनकी पहचान करना, प्रत्यास्मरण करना तथा पहचान करने से संबंधित व्यवहार इसमें समाहित रहते हैं। और बोध में क्या होता है? बोध में इस स्तर पर छात्र विभिन्न जो सूचनाएं हैं वो ज्ञान के साथ साथ सूचनाओं से संबंधित अच्छी समझ भी वह विकसित करता है। और इसमें विभिन्न तत्वों की व्याख्या भी समाहित होती है। जो विभिन्न तत्व हैं उसको किस प्रकार से उसको सरल भाषा में बताया जा सकता है, उसकी व्याख्या भी इसमें सम्मिलित होती है। दूसरा अनुप्रयोग है इस स्तर पर छात्र विभिन्न स्थूल अथवा विशिष्ट परिस्थितियों में अपने ज्ञान और बोध के आधार पर किए गए अमूर्तीकरण का उपयोग करते हुए इन अमूर्तीकरण में सामान्य विचार, नियम, सामान्यीकृत विधियां भी इसमें सम्मिलित होती हैं, समाहित होती हैं। और ये अमूर्तकरण उन तकनीकी सिद्धांतों के भी हो सकते हैं, ये अमूर्तकरण उन तकनीकी सिद्धांतों के भी हो सकते हैं जिनमें पुनः स्मरण करना व प्रयोग करना इसको होता है। ये चीज़ें अनुप्रयोग में आते हैं। विश्लेषण में इस स्तर के अंतर्गत वह व्यवहार आते हैं, इसके अंतर्गत वह व्यवहार आते हैं जो प्राप्त सूचना के उसके विभिन्न जो भाग हैं, अंश हैं, उसको व्यक्त करने से संबंधित होती हैं। किसी सूचना को उसके भागों में व्यक्त करने के उद्देश्य संरचना को स्पष्ट करना अथवा सूचना में जो सम्मिलित विभिन्न विचार हैं उसको क्रमबद्ध करना होता है। फिर अगला है संश्लेषण। इस स्तर के में विभिन्न तत्वों, भागों को क्रमबद्ध करता है, समग्र की रचना कर इसमें सम्मिलित होती है। संश्लेषण में छात्र जो विभिन्न भाग हैं उसके जो अंश हैं या तत्व हैं के साथ कार्य करके उन्हें एक तरह से व्यवस्थित करते हैं कि कोई ऐसी रचना तैयार हो सके जो पहले उसके सम्मुख प्रस्तुत नहीं थी। तो इसमें विश्लेषण में चीज़ें होती। फिर लास्ट है मूल्यांकन। मूल्यांकन क्या है? मूल्यांकन ज्ञानात्मक उद्देश्य का सर्वाधिक उच्च स्तर है या सर्वाधिक उच्च स्तर है और किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए आवश्यक सामग्री तथा विधियाँ, जो भी आवश्यक सामग्री हैं तथा विधियाँ हैं, विधियों के मूल्य के निर्धारण से इसका संबंध होता है। और
ये इससे संबंधित निर्णय लेता है। लेना मूल्यांकन उद्देश्य के अंतर्गत आता है। विभिन्न परिस्थितियां किस सीमा तक दी गई हैं, आवश्यकताओं की पूर्ति किस प्रकार से हो रही है, इसके संबंध में गुणात्मक तथा मात्रात्मक निर्णय लिए जाते हैं। आवश्यकताओं का निर्णय सीखने वाला स्वयं भी कर सकता है अथवा किसी दूसरे की आवश्यकताओं के द्वारा भी कर सकता है। निर्णय आंतरिक प्रमाण के आधार पर भी लिए जाते हैं तथा बाह्य कसौटी के आधार पर भी लिए जाते हैं। तो बोधगम्यता की दृष्टि से अगर हम देखें तो ज्ञानात्मक क्षेत्र के उद्देश्यों को संक्षेप में इस तरीके से लिखा जा सकता है, कहा जा सकता है। जैसे विशिष्ट तथ्यों का ज्ञान में क्या कहेगा, विशिष्ट तथ्यों का ज्ञान, शब्दावलियों का ज्ञान, तथ्यों का ज्ञान और विशिष्टों के साथ काम करने वाली विधियों और प्रविधियों का ज्ञान रखना, परंपराओं का ज्ञान रखना, प्रवृत्तियों तथा क्रमों का ज्ञान रखना, वर्गीकरण तथा विभाजनों का ज्ञान रखना, निष्कर्ष का ज्ञान रखना, विधियों का ज्ञान रखना, किसी क्षेत्र के संप्रत्ययों और सामान्यीकरण का ज्ञान रखना, नियमों तथा सामान्यीकरण का ज्ञान रखना, सिद्धांतों तथा संरचनाओं का ज्ञान रखना, इसमें आता है तीसरे में। फिर बोध, अगला क्या है, बोध। बोध में क्या चीज़ें आती हैं, सूचनाओं का अनुवाद करना, जो भी सूचना है उसको अनुवाद करना, सूचनाओं की व्याख्या करना, सूचनाओं का अनुवाद करना, उसकी व्याख्या करना और सूचनाओं का अनुवाद, दो ही चीज़ें हैं। तीसरा अनुप्रयोग, इसमें क्या होता है, ज्ञान और बोध को विशिष्ट व स्थूल परिस्थितियों में प्रयोग में लाना, है ना। फिर विश्लेषण है, तत्वों का विश्लेषण करना, संबंधों का विश्लेषण करना और संयोजन सिद्धांतों का विश्लेषण करना, इसमें तीनों बातें होती हैं। चौथा है संश्लेषण, इसमें मौलिक अभिव्यक्ति का प्रस्तुतिकरण, मौलिक योजना को तैयार करना, अमूर्त संबंधों का प्रतिमान करना, ये सब चीज़ें आती हैं। मूल्यांकन में क्या क्या आता है, आंतरिक प्रमाण के समर्थन में निर्णय लेना, बाह्य कसौटी के संदर्भ में निर्णय लेना, ये दोनों चीज़ें आती हैं। तो मूल्यांकन में आंतरिक और बाह्य दोनों कसौटियाँ आती हैं। इस तरीके से आज हमने देखा कि अनुदेशनात्मक उद्देश्य क्या होते हैं, अनुदेशनात्मक उद्देश्य कौन कौन से हैं, इसको व्यवहार के रूप में किस तरीके से लिख सकते हैं। मुख्यतः ये तीन प्रकार से होते हैं, संज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक। बेंजामिन एम ब्लूम ने इसे इस तरीके से वर्गीकृत किया। ज्ञानात्मक संज्ञानात्मक उद्देश्य को पुनः 6 भागों में विभाजित किया जाता है, जिसमें आपका 6 भाग हैं, ज्ञान, बोध, प्रयोग, मूल्यांकन, है ना। ज्ञान, बोध, प्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन, ये 6 भाग हैं। ये सबसे प्रथम है और सरल, ये सबसे अंतिम और जटिल। इस तरीके से हमने देखा कैसे क्या होता है। तो आज हमने इसको देखा कि ज्ञानात्मक क्षेत्र के उद्देश्य कौन कौन से हैं, ज्ञान क्या है, बोध क्या है, प्रयोग क्या है, विश्लेषण क्या है, संश्लेषण क्या है, मूल्यांकन क्या है। इस सब पर हमने विस्तार से बातें बताई और इसको एक सारणी के रूप में लिखने से कैसे और इसको सरल रूप में बताया जा सकता है, कहा जा सकता है, इसको भी हमने देखा। तो आज हम अपने इस वीडियो में यहीं तक रखते हैं। हम लोग अगले अपने वीडियो में भावात्मक क्षेत्र के उद्देश्य के संबंध में देखेंगे क्या होते हैं भावात्मक क्षेत्र के उद्देश्य। ठीक है, तब तक आज वीडियो हम लोग यहीं तक रखते हैं। आशा करते हैं कि आपको चीज़ें कुछ समझ में आई होंगी, स्पष्ट हुई होंगी। जो भी चीज़ें आपको वीडियो देखेंगे नहीं समझ में आया होगा वो आप चीज़ अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और जिससे हमें पता चल जाए कि क्या चीज़ें अभी आपको और बताना है, तो उसको हम लोग अपने दूसरे वीडियो के माध्यम से बताने की कोशिश की जाएगी। और नहीं भी हो पाएगा तो आपको जब भी ऑनलाइन लाइव क्लास होंगे तो लाइव क्लास के माध्यम से भी हम लोग उस समस्या का निदान करेंगे और उसका उपचार भी करेंगे। तो आज हम यहीं तक अपनी बात को रखते हैं। अगले दिन हम लोग
अफेक्टिव डोमेन और साइकोमोटर डोमेन पर भी बात करेंगे। तब तक आप वीडियो ऐसे ही देखते रहिए और इसे लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए और पसंद आए तो आगे भी इसको शेयर करिए। ठीक है, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब ऐसे ही वीडियो देखें और प्रेम बनाए रखें। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सबको। फिर पुनः मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।